वो कह रहा था कि मैं साइंस की किसी बात पे विश्वास क्यों करूं, मैंने तो नहीं देखा यूनिवर्स का एक्सपेंशन होते हुए। वो तो साइंटिस्ट आके मुझे बता रहे हैं कि भाई ये देखिए यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। जब तक हुँ। मैं पर्सनली वेरीफाई ना कर लूं, तब तक मैं क्यों मान लूं किसी चीज को। अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत हुँ, फिलॉसफी अपने आप में, हुँ। उसको जबरदस्ती क्वांटम फिजिक्स के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। मैं यार आपने सदगुरु को भूल गया। मैं वही सोच रहा हूँ, सदगुरु का नाम क्यों नहीं ले रहे यार। क्या भाई यार, सूडो साइंस प्रमोट करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना यार आपका नाम नहीं लोगे आप। वीगन मैं 2 साल रहा हूँ, बट उसके बाद फिर मुझे कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ, तो फिर उसके बाद मैं वेजिटेरियन हो गया। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका यहाँ पे पॉडकास्ट पे। जी, थैंक यू और आपको आपको भी थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया बात करने का। उल्टा कह रहे हो भैया, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि मेरे जैसे छोटे क्रिएटर को आपने कह दिया हाँ भाई, आ रहे हैं हम। नहीं, 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 मैंने आपका ना एक वीडियो देखा था मुझे अच्छा लगा, मैंने आपका बात करने का अंदाज़ मुझे पसंद आया, तो आपने मैसेज करा तो मुझे लगा कि नहीं यार, आपसे तो बात करनी चाहिए। कौन सा पॉडकास्ट, कौन सी वीडियो देखी थी आपने? शायद बायोशाला के साथ की थी आपने? हैं? वो वाली देखी थी, वो 1 घंटे वाली? अच्छा, एक नहीं मुझे पूरी लगा तो नहीं वो। देखी मैंने थोड़ा देखा था, हाँ, थोड़े पार्ट हाँ, में ही हाँ, मैं हाँ। मतलब समझ गया था कि जो है आप काम अच्छा कर रहे हो। लेकिन वो बेस्ट नहीं था मेरा, क्योंकि मैं पहला पॉडकास्ट था, मैं नर्वस था उसमें। अच्छा, तो आपको विमो वाला देखना चाहिए था जो कल आया है, अच्छा, अच्छा। विमो वाला। वो तो उसमें मैं भैया को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उनकी शक्ल देखने लायक थी। बाकी वियतनाम गए हुए थे आप, है ना? हुँ, कैसा था वियतनाम? वियतनाम बहुत अच्छा हमारा ट्रिप रहा और बस मतलब सब कुछ बहुत परफेक्ट था, बस थोड़ा-सा खाने को लेके थोड़ा-सा पंगा था, बाकी सब बढ़िया। वीडियो देखी थी आपकी वो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो चुके हैं माइक के और कैमरे के, हाँ, और बोल रहे हो कि यार इंडिया जैसा खाना नहीं है यार, ये बहुत मिस कर रहा हूँ मैं इंडिया खाने को, है ना? हुँ। एक्चुअली मेरे ओके, को पसंद भी है ना, मेरे को जो इंडियन फूड है ना, इंडियन फूड में भी जो पंजाबी फूड है, छोले-भटूरे, दाल मखनी, नान-वान ये सब मेरे को पसंद है। अब ओके। वो इस तरह का जो इसका टेस्ट हो और वहाँ पर ना नमक, ना मिर्ची, किसी चीज़ में बड़ा फीका-फीका सारा तो समझ अनहेल्दी था बहुत। हेल्दी बहुत था। हाँ, मतलब हेल्दी बहुत था वो खाना वहाँ का जो है अगर आप खाओ, तो जैसे हुँ। कहते हैं ना बिल्कुल लो फैट और लो शुगर वाली जो डाइट होती है वो एकदम हाँ। उस हाँ, तरह का हाँ, खाना हाँ। था। लेकिन वो अच्छा, टेस्ट ही नहीं है। समझ सकता हूँ। लेकिन वही है, अब आदत डालनी पड़ेगी अगर आप ट्रैवल करते रहते हैं इधर-उधर, तो हुँ, करना पड़ेगा आपको। तो भैया अभी तो कल आप मैंने हाँ, आचार्य प्रशांत के ऊपर कुछ बात की थी विमो भाई के साथ मैंने पॉडकास्ट में, और ज़्यादा बात नहीं हुई थी। जिसमें बस मैं इतना कह रहा था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी उनकी समझ नहीं आती है, डेफिनिशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? हुँ। और उसके बाद मुझे जो गालियाँ पड़ रही है, अभी आपने वो वीडियो देखा नहीं है, उसपे जो गालियाँ और जो बंदे मतलब फुर्सत में कमेंट कर रहे हैं, बड़े-बड़े पैराग्राफ लिख के, देख ये है फिलॉसफी, ये है स्पिरिचुअलिटी। तो आपने जब कमेंट जो आपने बनाया था आचार्य प्रशांत के ऊपर जब वीडियो, तब आपको भी झेलना पड़ा होगा ये सब कुछ? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड है आप जाके चेक करो। आप क्या कह रहे हो मैंने कि कितने मैंने लंबे-लंबे मैं मैंने 3000 कमेंट देखे हैं उसमें, और अ, मैं देख रहा था, भैया ने पढ़े होंगे, फिर भैया के मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा होगा कि नहीं कुछ फ़र्क पड़ा था? नहीं, एक्चुअली इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं ये काम अब से नहीं कर रहा, मैं फ़ेसबुक के टाइम से कर रहा हूँ और फ़ेसबुक पर जो एक्चुअल में जो लोग जुड़े हुए थे, वो सारे रीडर कम्युनिटी थी, रीडर राइटर कम्युनिटी थी, तो वो उनको बड़े लंबे-लंबे पैराग्राफ्स लिखने की आदत होती है। और वहाँ पर जो मेरी बहस होती थी, जो पुराने टाइम से जुड़े हुए वो लोग जानते हैं कि मैं कोई पोस्ट लिखता था, उसके कमेंट्स में बहस होती थी और बड़े लंबे-लंबे पैराग्राफ मैं भी लिखता था, वो भी लिखे जा रहे हैं। तो मुझे मतलब आदत है इस चीज़ और ये किस वजह से लिखते हैं लोग, वो साइकोलॉजी भी मैं समझता हूँ। तो इसलिए मेरे को जितना फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, किस वजह से लिखते हैं, आपको क्या लगता है? एक्चुअल में जो लोग हैं ना, उनको ये समझ नहीं आता कि जब 2 लोग हैं, 2 लोगों में एक व्यक्ति है, उसने कुछ अपना पक्ष रखा, मैंने उसका कुछ काउंटर करा, मैंने जो मुझे कमी लगी, जो भी मुझे लगा कि यार ये चीज़ गलत है, मैंने वो अपना पक्ष रखा। अब बजाय आप इतना लंबा-लंबा पैराग्राफ लिख रहे हो, उस पैराग्राफ का आप पूरा पूरा निचोड़ निकालोगे ना कि इसमें उन्होंने क्या बात करी, वो निचोड़ कुछ भी नहीं निकल के आएगा। निचोड़ सिर्फ़ इतना निकल के आएगा, आपने उनको ठीक से सुना नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपने वेद नहीं पढ़े, आपने उपनिषद नहीं पढ़े और आपको ये ज्ञान की ज़रूरत है, आपको फला ज्ञान की ज़रूरत है, आपको इसको सुनने की ज़रूरत है, आप मतलब ये निष्कर्ष निकलेगा। कुल मिलाकर जो निकलता है कि वो क्या बोलते हैं एड होमिनिम फैलेसी हाँ, एड होमिनम, हाँ, कि हाँ। हाँ, बस वही निकल के आता है और उसमें मैं कहता हूँ यार इतना लंबा मेरा वीडियो है यार 45 मिनट का वीडियो है। आपने पूरा सुना, मैंने इतनी सारी आर्गुमेंट्स रखी। आप 1-2 को तो काउंटर करो। 1-2 को तो बताओ कि यार आपने ना यहाँ पर ये बात ऐसे करके गलत बोली है या जो है उनका मतलब ये नहीं था उनका आपने उनको इस तरह से गलत समझा। कुछ नहीं बताते। सिर्फ़ कुल मिला के निष्कर्ष इतना निकल आता है कि आपने उनको ठीक से सुना नहीं, आपने वेदों को पढ़ा नहीं, आपने उपनिषदों को पर्सनल अटैक ज़्यादा होते हैं, पर्सनल पर्सनल अटैक अटैक्स होते ज़्यादा हैं होते वो हैं। और हाँ,
मतलब एक चीज़ और भी है कि भई वो कहते हैं कि हम इतने सालों से सुन रहे हैं और हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन आया। जब आप कमेंट करते हो, उसी मोमेंट पता चल जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया। बिल्कुल, आयरनी हो जाती है पूरी। हाँ। हाँ, हाँ। अभी मेरे को भी ऐसे ही आ रहे हैं, मैंने तो विमो भाई को ईमेल भी कर दिया, भाई सँभालो ना कमेंट में आके बोलो ना कुछ उनको, बोला भाई उनको बोल डिबेट में आना है तो आ जाए, लाइव में डिबेट करता हूँ। मैं कमेंट में लड़ने जाऊँगा ना तो सालों बीत जाएँगे लेकिन ये मानेंगे नहीं। नहीं, तो हाँ, तो बस ऐसे ही रहा है अभी जितने भी मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ वगैरह आचार्य प्रशांत जी के ऊपर मैंने जो वीडियो डाला है उसके ऊपर ऐसे ही बहस हो रही है। लोग कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और किसी का भी कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। मोस्टली यही कहा जा रहा है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उसके उनके हुँ, पैर के नाखून भी नहीं हो। तो हुँ, भाई समझ नहीं आ रहा अब चलो ठीक है। कल मैं विमो भैया का लाइव देख रहा था, ठीक है? और है ना उसमें हुँ, एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा विमो भाई से, वो कह रहा था कि मैं साइंस की किसी बात पे विश्वास क्यों करूँ? वो भी तो एक बिलीफ हुँ, सिस्टम है। मतलब जैसे वो कह रहा था कि मैंने तो नहीं देखा यूनिवर्स का एक्सपेंशन होते हुए। वो तो हुँ, साइंटिस्ट आके मुझे बता रहे हैं कि भाई ये देखिए यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और उन्होंने मुझे कुछ हुँ, डाटा-वाटा दिखा दिया। हुँ, तो मैंने तो पर्सनली वेरीफाई नहीं किया। जब तक हुँ, मैं पर्सनली वेरीफाई ना कर लूँ तब तक मैं क्यों मान लूँ किसी चीज़ को? ये भी तो बिलीफ हुँ। सिस्टम है। तो क्या कहोगे भैया आप इसके ऊपर? साइंस की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि साइंस की जितना भी जो डेटा है, वो ओपन टू इन्वेस्टिगेशन होता है। साइंस के जितने भी कन्क्लूज़न्स होते हैं, ओपन टू इन्वेस्टिगेशन होते हैं। किसी को डाउट है, किसी को लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, चेक करे वो। तो जो टेस्टिबिलिटी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है साइंस के साइंटिफिक जो डेटा है या साइंटिफिक कन्क्लूज़न्स हैं, उनके फ़ेवर में। वो टेस्टेबल हैं। जबकि जो स्पिरिचुअल या रिलिजियस कन्क्लूज़न्स हैं, वो टेस्टेबल ही नहीं है। आप उन्हें टेस्ट ही नहीं कर सकते। और जो फ़ाल्सिफ़ाइबिलिटी होती है, ये एक साइंस के थ्रू जो नॉलेज मिलती है, उसका एक बहुत मजबूत पिलर है कि फ़ाल्सिफ़ाइबिलिटी। साइंस ये भी बताता है आपको कि यार ये चीज़ अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये फ़ॉल्स प्रूव हो जाएगी। आपको ये भी ये बताता है कि मतलब अगर ऐसा आपने कर दिया, तो ये चीज़ गलत सिद्ध हो जाएगी। तो यार ये बहुत बड़ी एक ताकत है। आप सोचो कि साइंस जो है अपने आप में ये लोग मतलब उसको हर चीज़ को अपने रिलीजियस चश्मे से ही देखने का कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं जैसे हमारा रिलीजन है, हम एक चीज़ को मानते हैं। हो सकता है कि साइंस पूरे दुनिया में साइंटिस्ट की एक कम्युनिटी है, जो कि एक साइंटिज़्म टाइप के रिलीजन में विश्वास करती है, कि भई ये जो चीज़ है इनको हम इस पर विश्वास करेंगे। ऐसा हाँ, नहीं है। साइंस में आप देखो हर दुनिया के हर जगह का, हर कम्युनिटी का, हर रिलीजन का बंदा आपको वहाँ पे काम करता हुआ मिलेगा। और सारा जो डेटा है ओपन है, पब्लिक है। अगर अगर ऐसा लगता है कि कोई मतलब इतनी बड़ी कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, सारे दुनिया के साइंटिस्ट मिलके कोई कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं, तो वो चलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब इतने सारे लोग जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं अलग-अलग जगहों के, तो उनमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में उनके अलावा कोई अलग दिमाग का बंदा हो और जो ये कहे वो जो कि इतना दिमाग रखता हो कि उनके जो षड्यंत्र को समझ जाए। व्हिसल तो ब्लोअर इसका हो। मतलब ये हाँ, जो कि अगर ऐसा होता कि वो कोई इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा होता, तो कोई तो ऐसा बंदा होता जो कहता कि यार ये जो है ये तो पूरा षड्यंत्र चल रहा है और वो उसको एक्सपोज़ कर देता। एक्सपोज़ तो कोई भी नहीं करता। कोई आके बताए कि किसी ने ऐसा कोई वेल एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक थ्योरी हो और उसको आके वो कोई कॉन्स्पिरेसी सिद्ध कर दे। इतनी भी पुरानी थ्योरीज़ हैं जो कि चाहे वो बिग बैंग हो, चाहे एवोल्यूशन हो, ये कोशिश बहुत करते हैं, जो रिलीजियस लोग हैं जो कि अपने फेथ हैं उनमें बिलीव करते हैं और उसकी वजह से साइंटिफिक थ्योरीज़ को खारिज करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो जगह है, जैसे कि अगर आपको किसी साइंटिफिक थ्योरी को खारिज करना है, तो आप कोई रिसर्च पेपर लिखो किसी अच्छे जर्नल में, उसे पब्लिश कराओ, उसके अपनी आर्गुमेंट्स ऐसी हों जो कि उनको प्रॉपर काउंटर करें, तो ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं मिलता, ना बिग बैंग थ्योरी के खिलाफ मिलेगा आपको, ना आपको एवोल्यूशन के खिलाफ मिलेगा। ये सिर्फ़ अपने जो इनका एक घेटो कहें या एक मतलब एक अपना जो भी इनका बंद सिस्टम है, उसी के अंदर अपना खेल-कूद करते रहते हैं और चुनौती देते रहते हैं कि भई हमें किताबें लिखते रहेंगे। लेकिन जो एक्चुअल जो फ़ील्ड है, मतलब समझो कि जैसे कोई पहलवान है, वो दूसरे पहलवान को चुनौती देता फिर रहा है पूरे गाँव में कि मैं उसको हरा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। वो पहलवान कह रहा है, "आजा भई अखाड़े में।" अखाड़े में आना, हुँ। अखाड़े में आने को राज़ी नहीं वो। तो ये हाल है इनका। जो मैंने एक्चुअल भई जगह है वहाँ पर जाकर आप उसको काउंटर करो। साइंस तो एकदम ओपन है सबके लिए। आपके हुँ, पास कुछ ऐसा डेटा है, कुछ ऐसा कन्क्लूज़न है जो कि किसी वैलिड थ्योरी को खारिज कर सकता है, तो आप कोई रिसर्च पेपर लिखो अच्छा-सा और पब्लिश कराओ उसको, दुनिया एडमायर करेगी उसको। बिल्कुल। आप किसी अगर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को अगर आपको फ़ॉल्सिफ़ाई करना है तो कोई 10 करोड़ साल पुराना कोई कुत्ते का फॉसिल दिखा दो। बिल्कुल, खत्म हो जाएगी, थ्योरी इवोल्यूशन वही खत्म हो खत्म हो जाएगी, जाएगी। वहीं खत्म हो जाएगी। हुँ, हुँ। ऐसे ही मैंने भैया दोस्त खो दिया एक मेरा
7-8 साल पुराना दोस्त था, वो भी ऐसे ही इन्हीं चीज़ों के चक्कर में आ गया। वो ऐसे बबल बन जाते हैं ना, जब अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कुछ देखने लग जाओ तो इंस्टाग्राम भी वही सजेस्ट करने लग जाता है आपको। ऐसे करते-करते वो इतना मतलब खतरनाक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बन गया कि मैं उसके साथ बैठ रहा हूँ तो मुझसे बातें कर रहा है, "भाई अर्थ फ्लैट ही है भाई यार, अर्थ कहाँ है यार गोल? पागल है क्या? तूने जाके वेरीफाई किया है क्या ऊपर छत मतलब सैटेलाइट पे जाके? ये लोग ग्रीन स्क्रीन से दिखाते हैं भाई वो इंटरनल स्पेस स्टेशन।" और उसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जो स्तर होता है ना, वो बढ़ता चला गया। मून लैंडिंग फेक है, ये जो वैक्सीन जो कोविड की आई थी, उसके ऊपर कहने लगा भाई इसके अंदर कुछ बिल गेट्स ने डाला है ताकि हमें इन्फर्टाइल कर सके, पॉपुलेशन कंट्रोल कोई इनका वो चल रहा है। अब चलो फ्लैट अर्थ और मून लैंडिंग को मैं समझ भी जाऊँ कि चलो वो इतना नॉन थ्रेटनिंग है इतने, ठीक है यार, अगर तुझे लग रहा है फ्लैट अर्थ है, तो है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तुम हुँ, ये बोलने लग जाओ कि वैक्सीन्स में खतरा है, जब हुँ, तुम ये बोलने लग जाओ कि भाई 5G से खतरा है, 5G भाई टेक्नोलॉजी मतलब हुँ, आनी नहीं चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग होक्स है भाई, वो ये कह रहा था वही। ग्लोबल वार्मिंग तक होक्स है, ये लोग बस ऐसे ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मचा पॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुँ, सब चीज़ें जिसमें आप कोई चीज़ बिलीव करते हो, उसके बाद सामने वाले को और आस-पास के लोगों को प्रॉब्लम होने लग जाए ना, उनके लिए थ्रेटनिंग हो जाए, तब वो हुँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो होता है, वो खतरनाक हो जाता है। और आप हुँ, देख रहे हैं वेस्ट के अंदर आप जाके देखिए वहाँ तो मतलब वो कहता है कम्युनिटी बन रही है उनकी बड़ी-बड़ी, हाँ, जो चैलेंज करते हैं कि आओ, आओ। तो आप क्या बोलोगे ये क्या हो रहा है? हम क्यों ऐसे जितना यूथ है जो कि बल्कि क्वेश्चन उठाने चाहिए, वो ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ बनते चले जा रहे हैं। क्वेश्चन उठा रहे हैं वो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं हुँ, कर रहे हैं कि भाई ये हाँ, भाई ये अर्थ क्यों है भाई फ्लैट? लेकिन वो गलत आंसर तक पहुँच पा रहे हैं और उसके बाद गलत गलत आंसर तक पहुँचने के बाद उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। हुँ। तो ये क्यों हो रहा है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है जो यूथ इस तरीके से कंस्पिरेसी थ्योरीज़ बनता जा रहा है? मुझे लगता है इसके 2 मेन रीज़न हैं जो मेरी समझ से समझ आए हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो साइंस है, वो दिन-ब-दिन इतना ज़्यादा आम आदमी के समझ के हिसाब से टफ़ होता जा रहा है, कि वो नहीं समझ पा रहा कि ये मतलब जो भी ये मेरे सामने ये कन्क्लूज़न्स रखे जा रहे हैं, ये कन्क्लूज़न आए कहाँ से? वो उसकी बुद्धि अभी उस हिसाब से नहीं है या फिर एक कहें कि ये कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कहें या गवर्नमेंट्स की कि वो या हमारे पास ऐसे लोग कम हैं जो कि उस उन कंक्लूजन्स को, उस डेटा को एक ईज़ी वे में, एक लेमन टर्म में लोगों को समझा सकें, कि ऐसा हुआ है तो हुआ क्यों? हमने हमने इस कंक्लूजन पर हम पहुँचे किस तरह से? एक तो यहाँ पर कमी है, तो उसकी वजह से जो है लोग समझ ही नहीं पा रहे कि भई जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, कोई कह रहा है कि भई हम इस तरह से इवॉल्व होते हुए आए हैं, इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जिसको कि बिल्कुल मतलब साइंटिफिक एक्सपोज़र उसका जिसका बहुत कम है, उसके लिए ये बड़ी हैरानी करने वाली बात है, यार ऐसा कैसे हो गया? इसी तरह से कोई बिग बैंग की बात करे तो उसके लिए बड़ी हैरानी की बात है, यार ये कैसे? एटम की बात करो, क्वांटम थ्योरी की बात करो, वो बड़ी हैरानी की बात है, वो समझ ही नहीं सकता, उसको समझ ही नहीं है। तो एक तो ये यहाँ पर कमी है। उसके बाद फिर दूसरी कमी मुझे लगता है कि जो रिलीजियस फेथ है, जिस तरह के कल्चर में पलते-बढ़ते हैं हम लोग, उसमें हम मतलब एक कहें कि एक हमारा आधार बन जाता है बचपन से ही, उस पर हम अपनी ज़िंदगी के जो आगे की जो सपने हैं या ताना-बाना है, वो अपना ऐसा बुन लेते हैं। उसके बाद फिर जब एक नई चीज़ हमें पता चलती है और हमें पता चलता है यार ये जो जिस पे हमने सारा कुछ बेस पे खड़ा करा है, ये तो बेस ही जो है इमेजिनरी है और एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो आदमी बड़ा हिल जाता है। फिर उसे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं जो साइंस की वजह से तुम जो है फ़ेथ अपना छोड़ने को तैयार हो, ऐसा साइंस कुछ इतना विश्वास करने लायक नहीं है, ये भी एक तरह का फ़ेथ है और यहाँ भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। तो उसको बात जच जाती है, हाँ यार, ये बात ठीक है क्योंकि उसको समझ भी नहीं आ रहा। उसको वो जो साइंटिफिक डेटा है वो उसके पल्ले भी नहीं पड़ रहा कि ये एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। फिर वहाँ से उसे जो है लॉजिक ऐसे-ऐसे अच्छे-अच्छे मिल जाते हैं, ऐसी कम्युनिटी में वो पहुँच जाता है कि जहाँ पे उसे हर चीज़ का जवाब दे देते हैं कि जैसे कि फ्लैट अर्थ है तो उसके क्या-क्या रीज़न है। अच्छा ऊपर से जो जो तस्वीर दिखती है वो तो सीजीआई क्रिएटेड होती है और वो इस तरह की सारी बहुत सारे उनको लॉजिक मिल जाते हैं और उसके बाद एक चीज़ और होती है, उसको फिर ये एहसास होता है कि ये जो बाकी जो दुनिया है, ये तो सारी बन रही है बेवकूफ़। ये तो कॉन्स्पिरेसी में फँस गई और मैं हूँ और मेरे जैसे कुछ चंद लोग हैं, ये हैं वाक़ई में स्मार्ट लोग, इनको जो है सच्चाई पता चल गई है। तो ये जब आता है कि ना अपने आप के कि सुरता होने का भाव कि भई मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं इस सुपीरियर हाँ। कॉन्स्पिरेसी में नहीं फँसा। हाँ, वो जो है चीज़ फिर उसको आगे कंटिन्यू करती रहती है। कि हर आदमी चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा स्पेशल करे जो कि बाकी लोगों से हटकर हो। ये हुँ, चीज़ हुँ, हुँ। उनको हटकर लगती है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ चीज़ें उन्हें पता है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और कुछ लोगों को ना कॉन्ट्रेरियन बनने में मज़ा भी आता है।
वो देखते हैं कि सबसे मेन फेमस चीज़ क्या है मेनस्ट्रीम में, उसको रिजेक्ट करने में मज़ा आता है। भले उस मतलब हाँ। कुछ ना उनके पास उसका आंसर, पर उनको मज़ा आता है, ओह भाई मैं कूल हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं सुपीरियर हूँ तुम लोगों से, मैं तुम लोगों की तरह नहीं चलूँगा क्राउड में, मैं कुछ अलग बिलीव हुँ। करूँगा। भले ही वो गलत हो, भले ही वो बिल्कुल उसका कोई लॉजिक ना हो, कोई सर-पैर ना हो। वैसे ही एक चीज़ और आती है कि अभी आपने देखा होगा एक ट्रेंड चल रहा है, खास करके इंडिया के अंदर, जितनी भी हमारी पुरानी फिलॉसफीज़ वगैरह थी, जो हमारे फिलॉसफर रच के गए हैं, उनको ज़बरदस्ती साइंस के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड हो रहा है अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत हुँ, फिलॉसफी है अपने आप में। हुँ, उसको ज़बरदस्ती क्वांटम फिज़िक्स के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले तो ये बताओ कि अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है क्या? हुँ, शॉर्ट के अंदर और उसके हुँ, बाद ये बताओ कि कौन से पहलू को जो क्वांटम फिज़िक्स है उसकी क्या ऐसी चीज़ है जो हुँ, कि बता रही है या फिर जो जिस ओर इशारा कर रही है, जिसको जोड़ के ज़बरदस्ती देखने की कोशिश कर रहे हैं अद्वैत वेदांत की तरफ वो लोग? तो हुँ। इसको क्लैरिफ़ाई करो यार आप। जी, देखो ऐसा है कि पुराने टाइम से ही ये सवाल तो है ही मानव जाति के सामने कि भई ये जो अपने आस-पास जो भी हम कुछ देख रहे हैं, ये यूनिवर्स, ये धरती, ये लोग, ये सब कहाँ से आ गए? ये कुछ कहीं तो कहीं इनका कैसे भी तो कहीं से इनका स्टार्टिंग तो हुई होगी। तो ये जो हुँ, सवाल है अब इसका जवाब तो है नहीं। जवाब हुँ, नहीं है तो आदमी कल्पना करता है कि फिर उसको इसका निकाला जाए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में वो फिर किसी ऐसी शक्ति की कल्पना कर लेता है कि भई कोई शक्ति रही होगी, उसने इस सब को पैदा कर दिया होगा। हुँ, ऐसे करके उसे शांति मिल जाती है कि हाँ, चलो हमें सवाल का जवाब मिल गया। हुँ, अब इस पर भी बहस शुरू हो जाती है फिर आगे कि भई वो जो शक्ति है तो इसका मतलब द्वैत है यानी प्रकृति है और जो है एक परमात्मा हो गया, वो परमात्मा प्रकृति को पैदा करता है। तो यहाँ पे ये द्वैतवादी सोच हो गई। फिर कुछ लोग आए फिलॉसफर उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं द्वैत नहीं है, त्रैत है यहाँ पर। एक तो परमात्मा है और एक जीवात्मा है और एक प्रकृति है। तो ये त्रैतवादी हो गए। फिर एक आए उन्होंने कहा नहीं, नहीं ये द्वैत भी नहीं, त्रैत भी नहीं, ये तो अद्वैत है। मतलब परमात्मा ही प्रकृति है और प्रकृति ही परमात्मा है। हुँ, तो ये अद्वैत हो गया, कि मतलब हुँ, कि कोई द्वैत नहीं है, एक्चुअल में जो कुछ एक्जिस्ट करता है, वो परमात्मा ही है। उसी का ही रूप है, उसी के डिफरेंट फॉर्म है, जिसकी वजह से हमें अब जैसे जो अद्वैत का कॉन्सेप्ट है, वो कहता है कि माया की वजह से हमें ये जो जगत है, वो आभास होता है हमें उसका। वास्तव में तो ये सब ब्रह्म ही है। हम भी ब्रह्म हैं और ये जो जितनी भी आस-पास हमारे सब कुछ दिख रहा है, ये सब ब्रह्म ही है। वास्तव में ब्रह्म ही एक्जिस्ट करता है। तो ये अद्वैत का कॉन्सेप्ट। अब इसको जो ये लोग जोड़ते हैं क्वांटम फिजिक्स से, वो इस हुँ, तरह से जोड़ते हैं कि वो कहते हैं कि जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म को ये कॉन्शसनेस कहते हैं कि मतलब एक सुप्रीम कॉन्शसनेस है, वही सिर्फ़ एक्जिस्ट करती है, जो ब्रह्म है। और तो एक कहते हैं कि एक्चुअल में जो क्वांटम फिजिक्स है, वो ये कहता है कि क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली जो एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसका हुँ। एक इंटरप्रिटेशन उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। उसका एक इंटरप्रिटेशन जो कि थोड़ा-सा मतलब आप देख लेना अब एक्चुअल में कॉन्शसनेस जिसमें होती है कि जो कॉन्शसनेस से वो जो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है, हुँ, जिसमें हुँ, आप ये हुँ। कह रहे हो वॉन न्यूमन विग्नर। हाँ, वॉन न्यूमन विग्नर हाँ, राइट। वो वाला जो इंटरप्रिटेशन है, उसमें सिर्फ़ उन्होंने ऐसे ऐसे ही मतलब एक परिकल्पना रखी है, एक हाइपोथेसिस रखी है कि यार ऐसा हो सकता है कि शायद कॉन्शसनेस की वजह से ये वेव फंक्शन जो है कोलैप्स कर जाता है। लेकिन उसकी क्वांटम मैकेनिक्स की और भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है, जिनमें से एक कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है, जिसको कि मोस्टली जो फिजिसिस्ट हैं, वो मानते हैं कि हाँ, ये जो है इसमें दम है और ये ही सही हो सकती है। उसको जो कॉन्शसनेस वाली है, जो वॉन न्यूमन विग्नर वाली जो इंटरप्रिटेशन है, उसको इतनी वेटेज नहीं दी जाती और जैसे-जैसे आगे और भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं, उनमें भी ऐसा नहीं कहीं भी हुआ है क्लियर कि कोई कॉन्शसनेस से इसका कुछ लेना-देना। हाँ, इतना ज़रूर पता चला है, उसका जो लेना-देना है, वो मेजरमेंट से है। जब हम उसे किसी भी तरह से मेजर करने की कोशिश करते हैं, तब वो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। अब मेजरमेंट की चक्कर ये है कि मेजरमेंट करेगा कौन? इंसान ही करेगा। या इंसान कोई मशीन लगाएगा तो वो भी इंसान ही लगाएगा और मशीन अपने आप तो लगेगी नहीं। तो जो कॉन्शसनेस वाले हैं, उनको ये मौका मिल जाता है कि यार इसमें कॉन्शसनेस कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व है तो दैट मीन्स कि कॉन्शसनेस की वजह से वेव फंक्शन कोलैप्स हो रहा है। अब इसको इस तरह से जोड़ते हैं कि एक्चुअल में जो कॉन्शसनेस है वही एक्जिस्ट करती है और जब कॉन्शसनेस किसी चीज़ के संपर्क में आती है तब वो एक्चुअल में मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये इसको उस तरह से जोड़ते हैं कि भई ये तो वही हमारी अद्वैत वेदांत वाली बात हो गई कि सिर्फ़ कॉन्शसनेस एक्जिस्ट करती है और कॉन्शसनेस ही जो है एज़ अ मैटर हमें फ़ील होती है माया की वजह से। तो ये मतलब कुल मिला के इधर-उधर की जोड़-जाड़ के अपनी बात को सही सिद्ध करने की बात है। जबकि अद्वैत वेदांत में यदि आप
पढ़ें एक्चुअल में जो उसकी पूरी फ़िलॉसफ़ी है, तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें आत्मा भी है, उसमें जो है परमात्मा भी है, ब्रह्म को कैसे जाना जाए, वो सारी चीज़ें प्रक्रियाएँ हैं। तो अब वो सब आप पढ़ोगे तो उसमें अब जैसे जीवात्मा का कॉन्सेप्ट है, उसमें पुनर्जन्म का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें तो प्रूवन ही नहीं है। ना तो जीवात्मा प्रूवन है, ना जो है पुनर्जन्म प्रूवन है। जीवात्मा की जो बात आती है, जीवात्मा का जो फ़िलॉसफ़ी है वो यहाँ से पैदा होती है कि भई पुराने लोगों को नहीं पता था कि शरीर में ऐसा हो क्या जाता है कि आदमी जो अभी तक बोल रहा था, हँस रहा था और अभी एकदम बेजान पड़ा हुआ है। तो कुछ तो हुँ। शायद ऐसा होता होगा जो निकल जाता होगा, तो यहाँ से जीवात्मा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन अब आज हम जानते हैं कि जीवात्मा जैसी कोई चीज़ एक्जिस्ट नहीं करती। शरीर क्यों मरता है, कोई आदमी क्यों मरता है, कोई जीव क्यों मरता है, उसकी बायोलॉजिकल रीज़न्स हैं जिनको समझा जा सकता है, जिनको साइंस एक्सप्लेन करता है। उसमें उसको कहीं भी किसी जीवात्मा, आत्मा जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फालतू की चीज़ें इधर-उधर करके उसे अपनी फिलॉसफी से जोड़ने की। लेकिन वही बात है, आप ये आंसर दे भी दो, आपने वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर अपने चैनल पे एक। लेकिन फिर भी वही एक लॉजिक वो लगा देते हैं अपना कि भाई क्या पता साइंस कभी ढूँढ ही ना पाए, कभी साइंस जान ही ना पाए, क्या पता साइंस के पास वो टूल ही ना हो जो ये समझ सके इस चीज़ को, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को। और वहाँ पे वो निकल जाते हैं उसी कारण। नहीं तो उनको अ, ये पूछना चाहिए खुद से कि अगर साइंस के पास कोई टूल नहीं है और उनकी भी जानकारी में कोई ऐसा टूल एक्जिस्ट नहीं करता, तो फिर ये कन्क्लूज़न जो जिसको वो सच मान रहे हैं, ये किसने दिया, कैसे दिया? क्योंकि कोई लिख के चला गया ना 1000 साल पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। वही वाली बात हो जाती है। ये वेरीफ़ाई करने के बाद टाइम नहीं है ना किसी के पास। एक्चुअली में क्या है ना, जो एक ना साइंटिस्ट वगैरह भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक जॉन ग्रिविन करके हैं क्वांटम मैकेनिक्स के कोई, उनकी एक बुक भी है। तो उन्होंने बोला था कि रियलिटी एक्सिस्ट जभी करती है क्योंकि कोई ऑब्जर्वर होता है। अब हुँ, इसी कोट को उठा के उन्होंने उस ऑब्जर्वर वर्ड का इस्तेमाल कर लिया अद्वैत वेदांत फिलॉसफी में जोड़ दिया कि भाई देखो, है ना? ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं होगी और ऑब्जर्व कौन करेगा? जिसमें के अंदर कॉन्शसनेस होगी। तो वहाँ उन्होंने जोड़ के देख लिया। वही हुआ था हाल गॉड पार्टिकल का। गॉड पार्टिकल का भी यही हाल हाँ, हुआ था। मुझे याद है मैं 7th 8th क्लास में था और मैं भगा-भगा इस बस से आया हूँ स्कूल से और टीवी को ऑन करता हूँ, न्यूज़ ऑन करता हूँ क्योंकि मुझे जानना था कि भाई क्योंकि मीडिया वाले क्या चला रहे थे, क्या हो जाएगी दुनिया आज खत्म? क्या आज पता चल पाएगा भगवान का? कोई लेना-देना नहीं था। मैंने देखा वो एनिमेशन चला रहे हैं जिसमें एक मतलब 2 बीम टकरा रही हैं एक-दूसरे से, बस वो एनिमेशन चला रहे हैं। क्या ब्लैक होल बनेंगे और दुनिया आज खत्म हो जाएगी? मतलब मीडिया का काम भी वही है। ऐसा भी होना चाहिए कि मीडिया के पास भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम अगर हमारी पहुँच हर जगह है, तो एट लीस्ट वो ही ऐसा साइंस कम्युनिकेटर बाहर आए, सामने आए और अच्छी साइंस बताए, है ना? हुँ। वो भी वो नहीं करते हैं। तो अब इंडिया बस का तो अब खैर बुरा आप बुरा हाल है। बहुत ज़्यादा। तो जो बस केवल यहाँ भी नहीं, इंडिया में नहीं, इंडिया का तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन बाहर भी जो मीडिया है, उनका भी क्या है कि उन्हें न्यूज़ बेचते हैं ना वो न्यूज़ के व्यापारी हैं। वो जब तक न्यूज़ में मसाले नहीं डालेंगे, उसे तड़केदार नहीं बनाएँगे, तो कौन खरीदेगा उसको? वही काम वो करते हैं कि गॉड दुनिया ने खोज लिया वैज्ञानिकों ने खोज लिया गॉड पार्टिकल। अब ये न्यूज़ ऐसी है कि हर आदमी का गर्दन घूम जाती है, अरे यार ये क्या हो गया? अभी ये कोई बोले कि हिग्स बोसॉन खोजा गया, पता नहीं क्या खोजा। संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी आपको वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, जहाँ रिपोर्टर एक आंटी से पूछ रहा है क्या लगता है आपको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में? कहता है, "बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। नासा वाले यूज़ करते हैं इसको, एआई में यूज़ हो रहा है, रोबोटिक्स में यूज़ हो रहा है, बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़ी हुँ। लैंग्वेज है ये।" तो भैया आप बताइए, क्या इस लैंग्वेज में कुछ ऐसी खास बात है? क्या ये ऐसी है लैंग्वेज कि इसको नासा और एआई वगैरह जो कंपनीज़ वगैरह हैं, वो यूज़ करें? या यूँ ही बस ये सुपीरियर फ़ील करने के लिए एक लेवल ऑफ सेल्फ प्राइड होता है, वो मिलता है इस चीज़ से उन्हें, इसी कारण बस वो ऐसी बातें करते हैं? या फिर सच्ची में कुछ बात है इस लैंग्वेज के अंदर? इस लैंग्वेज के अंदर मुझे लगता है एक ख़ास बात ये है कि ये जो लैंग्वेज है ये बनाई गई है। ये नेचुरली जो जिस तरह से लैंग्वेज इवॉल्व होती हैं, ये उस तरह की हुँ। नहीं है। ये इसका पूरा व्याकरण बैठकर दिमाग से बनाया गया है कि और इसीलिए ये शायद एक लैंग्वेज रही काफ़ी समय तक जो कि जो एक एलीट वर्ग था, जो कि एक इंटेलेक्चुअल वर्ग था, उसकी लैंग्वेज रही है। बस इतना ही है। इसकी जो ख़ासियत अगर कुछ है तो बस इतनी है। इसके अलावा अब इसको कोई कहने लगे कि भई ये कंप्यूटर की लैंग्वेज बन जाएगी। अब उस आदमी को जिसने जो ये बात कर रहा है उसको पता ही नहीं कंप्यूटर काम कैसे कंप्यूटर काम करता है बाइनरी पर। उसे बाइनरी समझ आती है, उसे संस्कृत, उसे जर्मन, उसे इंग्लिश-विंग्लिश कुछ समझ में नहीं आता। आप कुछ भी किसी भी भाषा में कोडिंग कर सकते हो। आप संस्कृत में कोडिंग कर लो, आप इंग्लिश में कर लो, किसी में कर लो। लास्ट में तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो कंप्यूटर समझेगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ वाली बात है। तो कुल मिला के सिर्फ़ एक वही है कि प्राइड करने का ज़रिया है।
फिर कुछ एक एक और क्लेम था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि वो संस्कृत का उच्चारण करने से ना दिमाग तेज़ हो जाता है, दिमाग के कुछ न्यूरॉन्स जो है डेवलप हो जाते हैं। वो कोई स्टडी करी एक्चुअल में उस स्टडी को आप ध्यान से पढ़ो तो वो उसमें बात ये है कि वो जो स्टडी की गई है वो जो कुछ गुरुकुल के बच्चे हैं जो कि लगातार वेदों की ऋचाओं को रटते रहते हैं। तो वो रटने की वजह से ब्रेन का कोई पार्ट है उनका वो उसमें कुछ ज़्यादा वो डेंसली न्यूरॉन वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो वो तो हुँ, ठीक है, कोई भी अगर किसी चीज़ को किसी कोई स्किल है, उसको आप लगातार प्रैक्टिस में करते हो तो जो एक नए न्यूरल पाथ हैं वो डेवलप होते हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। वही उसको स्टडी में बताया गया, उसको इस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं कि जो संस्कृत का पाठ करने से दिमाग तेज़ हो जाता है। पता नहीं क्या-क्या मतलब कई बार तो मैंने अखबारों में भी ऐसी चीज़ें पढ़ी हुई। तो वही है कि गर्व करने के लिए ना हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए और हम वो ढूँढ लेते हैं। अगर संस्कृत इतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो भैया पढ़ाई क्यों नहीं जाती? मैंने तो बस मुझे याद है मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ 6th, 7th, 8th ये 3 क्लास थी जिसमें मुझे संस्कृत पढ़ाई गई थी, अपने स्कूल के अंदर और बस ऐसी फ़ॉर्मेलिटी के लिए कि भाई हाँ, पढ़ लो बस क्योंकि 3 साल ही पढ़नी है, उसके बाद जिसको हायर स्टडी में पढ़ना होगा पढ़ लेना। अगर इतनी ही इम्पोर्टेंट है, मैं कहना चाहता हूँ अगर इतनी इम्पोर्टेंट बनाओ ना इसको यार, है ना? और इसको प्रिज़र्व करने की बात आप करते हो, मैं कह रहा हूँ आप संस्कृत की बात छोड़िए, आप हिंदी को प्रिज़र्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप देखिए मतलब आप किसी भी देश में चले जाइए, आप जापान में चले जाइए, जापानीज़ बोलेंगे बंदे। फ्रांस में चले जाइए, फ्रेंच बोलेंगे और वो प्राइड लेते हैं कि हाँ, भाई हमारी लैंग्वेज है। अगर हुँ, इंग्लिश में तुम बात करते हो, हम कर लेंगे ट्रांसलेट, इंग्लिश आती है हमें। लेकिन हुँ, वहाँ पे सब कुछ हुआ है और यहाँ पे आप देखिए मैं हिंदी जो लैंग्वेज अगर आप बोलेंगे तो आपको ये समझ जाएगा ये शायद कम पढ़ा-लिखा है, इसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये ज़्यादा कूल नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। है ना? हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, ये आपने देखा होगा। जी, मैंने इसलिए हुँ, बात छेड़ी क्योंकि आप हिंदी में ही अपने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हो और बहुत ही खूबसूरत हिंदी आप बोलते हैं। मतलब हुँ। कैसे जानी आपने हिंदी और ये मैं जानना चाहता हूँ और कैसे आप इतनी फ्लुएंटली बोल पाते हैं हिंदी को कि मतलब कैमरा ऑन किया और आपने बस बोलना शुरू किया और 40 मिनट आप बोल जाते हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से बोल पाते हैं। तो ये कैसे डेवलप हुआ आपके ये जो हिंदी बोलने का जो ये आपकी स्किल है? अ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सच बताऊँ तो मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ। मैं अच्छा। जो हायर स्टडीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, वो तो फिर हिंदी में है ही नहीं। तो 12th तक वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ा हूँ। तो वो रीज़न है एक तो, फिर दूसरा जो हिंदी हिंदी लिटरेचर है वो मैं बहुत पढ़ा है मैंने किताबें-विताबें। इवन सोचो कि मतलब जब छोटा था तो मेरे को कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मैं गर्मियों की छुट्टी में तो मैं तो कॉमिक्स अपना सुबह लेके आया, 5 कॉमिक्स सुबह लेके आया, 5 शाम को वापस कर दी, फिर 5 उठा लाया, तो मैं मतलब पढ़ने का बड़ा ही शौक था। इवन हालत ये थी घर में कोई नया सामान आया ना, तो उसकी जो बुकलेट होती थी, वही मैं पूरी पढ़ डालता था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद लैंग्वेज जो है पढ़ते हो आप तो पढ़ते-पढ़ते सीख जाते हो, तो वही रहा होगा रीज़न। बाकी जहाँ तक आपने कहा कि जो हिंदी लैंग्वेज है, उसमें वाक़ई में अगर आपने उसे राष्ट्रीय भाषा बनाया हुआ है, तो आपने उसको बस राष्ट्रीय भाषा बना दिया। एक उसे टाइटल दे दिया कि तुम राष्ट्रीय भाषा हो, बाकी उसके लिए कुछ भी नहीं किया। जब तक वो लैंग्वेज आपकी हायर स्टडीज़ में नहीं होगी, तो वो वाक़ई में उसको दोयम दर्जे की तरह ही देखा जाएगा। कोई हिंदी में बात करेगा, तो ये समझा जाएगा कि यार ये तो अनपढ़ टाइप का आदमी है, इसको कुछ पता नहीं। क्योंकि जो जितनी भी हायर स्टडीज़ हैं, वो तो इंग्लिश में ही है और वो पढ़ता है आदमी, तो फिर इंग्लिश बोलने लगता है। तो जो हिंदी बोलने वाला है, उसका मतलब है कि वो अनपढ़ है, उसने कुछ पढ़ा-लिखा नहीं है। तो ये दिक्कत है। वाक़ई में बहुत सारे जो देश हैं, चाइना की एग्ज़ाम्पल ले लो, और भी देश हैं, उन्होंने जापान में है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही जितनी भी स्टडीज़ हैं, वो अपने लैंग्वेज में ही रखी हुई हैं। वो हुँ, पढ़ते हैं और उसका फ़ायदा भी होता है क्योंकि जो आपकी जो मदर टंग होती है, अब आज भी हम देखें कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके घरों में देखो, घरों में तो हिंदी बोलते हैं सारे। तो जो आपकी मदर टंग होती है, उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। किसी भी चीज़ को समझनी हो, आपको ईज़िली समझ में आ जाती है। मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं कोई हिंदी बुक है, हिंदी बुक जो है मोटी से मोटी किताब भी, मैं कई बार ऐसी भी हुआ है मैंने पूरी-पूरी किताब मैं 1 दिन में पूरी चाट ली है, मोटी की मोटी किताब। इंग्लिश किताब होती है तो मुझे उतने इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाता मैं। थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, समझने में। तो ये फ़र्क होता ही होता है। आपकी जो मदर टंग है और एक अदर लैंग्वेज जो कि आप बाद में सीखते हो, उसमें ये फ़र्क रहता ही रहता है। इस फ़र्क को मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वास्तव में चाहती है कि वो इसको खत्म करना तो खत्म करे, नहीं तो फिर इंग्लिश को ही घोषित कर दे कि भई यही हमारी जो है नेशनल लैंग्वेज है। बिल्कुल, बिल्कुल। भैया अब आते हैं थोड़ा साइंस के ऊपर, ठीक है? बहुत लैंग्वेज की बात हो गई। तो मैं चाहता हूँ आप है ना एक-एक करके जो मेजर जो थ्योरीज़ हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के अराउंड, जो आपके ध्यान में अभी हैं, वो आप बताओ और बताओ कि सबसे वाइडली एक्सेप्टेड कौन-सी है, जिसमें दम है? इस समय तो आरएनए जो वर्ल्ड हाइपोथेसिस है, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और उसके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हैं, जिससे कि लगता है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, ये प्लॉसिबल है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है, वो लाइफ़ को रच सकता है। क्योंकि उसके
एक अच्छी चीज़ ये है कि जो आरएनए है, जैसे हुँ, क्योंकि लाइफ़ के ओरिजिन में सबसे बड़ा जो सवाल है, वो ये आता है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? और वो इसलिए आता है क्योंकि जब हम देखते हैं जो सेल्स के अंदर जिस तरह से जो उनके अंदर का बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता है, तो उसमें क्या होता है डीएनए होता है। डीएनए को रीड करने के लिए एक राइबोसोम होता है जो कि डीएनए को रीड करता है। उसके बाद वो फिर एक वहाँ से आरएनए मैसेंजर आरएनए निकलता है और वो जाता है फिर वो प्रोटीन को कोड करता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसमें 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो इन्फॉर्मेशन हो, वो डीएनए के फॉर्म में हो या आरएनए के फॉर्म में और एक उस इन्फॉर्मेशन को रीड करने वाला और रीड करके उसे प्रोटीन को बनाने वाला, 2 चीज़ चाहिए इसमें। हुँ, अब जो राइबोसोम है, वो खुद भी एक तरह का प्रोटीन है। तो अब अच्छा, अगर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और जो है उसको फिर बनाएँ कैसे? क्योंकि बनाने के लिए तो राइबोसोम चाहिए, वो प्रोटीन चाहिए, वो बिना जब तक वो प्रोटीन नहीं होगा तब तक वो आप उसका उससे कुछ बना नहीं सकते। अब वो जो बनाने वाली चीज़ है वो खुद अपने आप में एक प्रोटीन है। तो ये सवाल फँस जाता है कि पहले फिर क्या बना? पहले राइबोसोम बना तो कैसे बना? उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? जो डीएनए है, अगर वो बना तो फिर वो भी कैसे बना? क्योंकि वो उसको बनाने के लिए भी कुछ कोई तो राइबोसोम जैसा कोई तो कुछ तो प्रोटीन चाहिए। तो ये जो सवाल है इसका जवाब आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस से मिल जाता है। वो क्योंकि जो आरएनए है वो दोनों का काम कर सकता है। वो बहुत ओके, तरह से फ़ोल्ड हो सकता है और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने आप में बना सकता है। तो वो राइबोसोम का काम भी कर सकता है मतलब वो जो है उस इन्फॉर्मेशन को बनाने का, स्टोर करने का काम भी कर सकता है और खुद में भी वो एक इन्फॉर्मेशन है। तो ओके, ये चीज़ है और साइंटिस्ट ने ऐसे प्रैक्टिकल हुए हैं लैब के अंदर, जहाँ पर कि उन्होंने कुछ आरएनए चेन्स ली, उनको इवॉल्व कराया और उसके बाद उन्होंने देखा इवॉल्व कराने के बाद वो लगातार जिस तरह से जैसे एवोल्यूशन में होता है, लगातार बेहतर आरएनए को अगर आप छाँटते जाओ, तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होने लगती हैं नेचुरली। हुँ, तो ये एक जो है मतलब संभावना जो है देता है, लेकिन ये एक बहुत सारी संभावनाओं में से एक संभावना है। ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें कुछ और नई चीज़ें पता चलें। अब जैसे एक एक दूसरी जो लाइफ़ के लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि भई एक उसकी एक कवरिंग होनी चाहिए। एक मतलब एक खोल हो जिसके अंदर वो सारी केमिकल रिएक्शन हो सके क्योंकि अगर उसे बिल्कुल खुले में समुद्र में या पानी में कहीं छोड़ देंगे, तो केमिकल्स का उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा कि वो जो केमिकल रिएक्शंस हैं हो सके। वो खोल कैसे बना? उसके लिए भी थ्योरीज़ हैं, उसके लिए भी जो फैटी एसिड्स हैं, उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक तरफ से हाइड्रोफोबिक होते हैं और एक तरफ दूसरी तरफ से जो अ, होते हैं कि मतलब एक तरफ से जो पानी से वो दूर भागते हैं और दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक वो पानी हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक, तो हुँ, वो जो फैटी एसिड्स हैं, वो अगर उनको आप छोड़ दें रैंडमली एक जगह पर, तो वो अपने आप में एक शेल टाइप का, एक खोल टाइप का बना लेते हुँ, हैं। वो एक झिल्ली जिसकी ज़रूरत है ताकि जिसके अंदर रिएक्शन हो सके। तो वो चीज़ भी जो है लैब में करके देखी गई है और वो नेचुरली कैसे हुई होगी, उसके भी एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास में। तो इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। और भी हो सकता है आगे खोज हो तो हमें पता चले और फिर एक चीज़ और भी है कि ऐसा सोचा जाता था पहले तक कि जो लाइफ़ है एक्चुअल में जो भी लाइफ़ के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसके लिए कुछ ऐसी वाइटल फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि नॉर्मली नहीं होती। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो बाकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो और जो लाइफ़ के अंदर होते हैं जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो नॉर्मली हमें नेचर में होते हुए नहीं मिलते। तो ऐसा लोग मानते थे, लेकिन अब जाके धीरे-धीरे पहले तो जब से पहले तो जो यूरिया जब बनाया था, तो उसके बाद से ही ये सवाल खत्म होने लगा था। लेकिन अब आज की डेट में तो हम देखें कि हमने सिंथेटिक डीएनए भी बना लिया और वो डीएनए को जब हम किसी सेल के अंदर डालते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करता है जैसे कि नॉर्मल कोई डीएनए जो बायोलॉजिकली डेवलप हुआ है, वो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइफ एक्चुअल में है, वो केमिकल्स का ही कंपोज़िशन है और उन्हीं की जो रिएक्शंस हैं, उन्हीं का एक कहें कि एक पूरा सिस्टम है, जिसको हम लाइफ कहते हैं। ये सवाल धीरे-धीरे सॉल्व होते जा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में। अभी कोई भी साइंटिस्ट ये कहने की हालत में तो नहीं है कि हम जो है लाइफ को बना सकते हैं, लेकिन हाँ, लाइफ को समझने की दिशा में हमने बहुत प्रगति की है और बहुत सारे जो सवाल हैं, उनको हमने हल कर लिया है। तो नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कि मेबी 50 साल में अ, हुँ, या 60 साल में हम शायद लैब के अंदर भी लाइफ बना दें। ओके। आपको क्या लगता है जो 400 करोड़ साल पहले जो माहौल था धरती का, उसमें ये सारी चीज़ें सेल्फ असेंबल हो कैसे गई? मतलब ये तो 1 इन अ ट्रिलियन चांस है ना कि ऐसी मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो तैर रहे हैं उस सूप के अंदर और उसके बाद अपने आप सेल्फ असेंबल हो गए, प्रोटोसेल बन गए, ये जो आरएनए वगैरह हो गया आप जो कह रहे हैं। हुँ। ये कितना बड़ा एक्सीडेंट लगता है सुनने में।
मैं रिलीजियस लोगों से जब डिबेट करता हूँ इस मामले में, जब बात करता हूँ, तो वो कहते हैं भाई ये एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, ये तो चांसेस ही नहीं है। 1 इन अ ट्रिलियन चांस भी नहीं है कि ये असेंबल हो जाए अपने आप, और वो भी एकदम करेक्ट इस वे में कि लाइफ ही बन जाए। वो अपने आप को रेप्लिकेट भी कर रहा है, वो मेटाबॉलिज्म भी कर रहा है। तो ये चीज़ें हज़म नहीं होती है बहुत सारे लोगों को, तो उनको क्या कहोगे आप? हज़म ना होने का रीज़न ये है कि आज हम लाइफ़ को जैसा देखते हैं, जिस तरह की लाइफ़ हमारे आस-पास है, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफ़ है। और वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि वो अरबों साल के एवोल्यूशन को समेट कर बैठी हुई है। हुँ, लाइफ़ जब शुरू हुई होगी तो आज आप सरल से सरल जो सिंपल से सिंपल सेल को भी आप उठाएँगे तो वो भी अरबों साल के एवोल्यूशन को लेके बैठा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग क्या करने लगते हैं, उन्हीं से तुलना करने लगते हैं कि अच्छा ये तो डीएनए देखो इतने सारे इसमें स्ट्रैंड्स हैं और ये सब कैसे बना होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भई हुँ, शुरुआत में जो लाइफ़ जिस तरह की बनी होगी, वो आज जैसी लाइफ़ थोड़ी होगी वो। हुँ, बहुत हुँ, कोई सिंपल फ़ॉर्म होगी जिसमें सिर्फ़ इतनी एबिलिटी होगी कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब अपने जैसे और मॉलिक्यूल्स को पैदा कर सके। बस इतना सिंपल रहा होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लॉसिबिलिटी हमें उस हिसाब से निकालनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन वाले जो हैं, इनकी आप आर्गुमेंट्स देखोगे, ये क्या करेंगे, ये आपका कोई शरीर का जो मॉडर्न प्रोटीन है, उसको उठा लेंगे। कहेंगे, "यार, ये प्रोटीन देखो, इसको बनाने के लिए इसमें इतने सारे अमीनो एसिड चाहिए और इनको इस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ये तो बन ही नहीं सकता।" भई, आज है ना वो ऐसा, तो अरबों साल पहले थोड़ी होगा वैसा, उतना टफ थोड़ी होगा। अब बहुत सारे जो प्रोटीन की संभावना निकालते हैं, उसमें आज के जो कई रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोटीन बनाने के लिए आपको इतने सारे अमीनो एसिड और इस इतनी सारी सीक्वेंस जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसकी ज़रूरत पड़े। जो प्रोटीन है वो रैंडमली किसी भी 2 अमीनो एसिड से भी बन सकता है, 2 से दो हुँ, 2-3 से भी 3-4 उनको आप रिपीट करोगे उसमें भी बन सकता है और वो भी कुछ ना हुँ, कुछ काम कर सकता है। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि हमारे पास जो लाइफ़ है वो आज मतलब मॉडर्न जो आज के टाइम में जो हम लाइफ़ देखते हैं वो है हमारे सामने प्रेज़ेंट में। उस समय कैसी थी उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की बात है। फॉसिल्स में आपको बड़ी चीज़ों के फॉसिल्स मिल सकते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उस समय कैसे रहेंगे उनका तो कुछ अता ही पता नहीं चलेगा। तो अब सवाल ये है कि हमारे सामने एक जंबो जेट है और लोग कहते हैं यार ये जंबो जेट तो ऐसे अपने आप तो अरेंज हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हुँ, हम देखें कि जंबो जेट जो उन्होंने बनाया है वो एकदम से नहीं बन गया है। शुरुआत हुई है जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने जो प्लेन बनाया था उस प्लेन को देखो और जंबो जेट को बराबर में खड़ा करो, दोनों को कंपेयर करो। क्या दोनों जो हैं कॉम्प्लेक्सिटी में एक जैसे हैं? जैसे नहीं है। जंबो जेट हुँ, के अंदर हर चीज़ कितनी ज़्यादा इवॉल्व हुई है, कितनी ज़्यादा उसके पीछे इन्वेंशन्स हैं, कितनी सारी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। वो सब बन के मिलकर जंबो जेट बना है। और जो राइट ब्रदर्स का प्लेन है वो तो सिंपल है एकदम। उसके अंदर तो विंग्स हैं, इंजन है और कुछ थोड़े बहुत कंट्रोल्स हैं। उसमें काम कर रहा है वो। वो भी उसे भी हम एक विमान कहते हैं, वो भी उड़ता है और ये भी उड़ता है। बट ये है कि ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। तो ये फ़र्क है दोनों के अंदर। तो ये समस्या है साइंस के सामने कि उनके पास पुराने टाइम में क्या हुआ, कैसे हुआ होगा, उसको उस सवाल को उन्हें आज की चीज़ों को देख के, आज की लाइफ़ को देख के सॉल्व करना है। मतलब अरबों साल पहले क्या हुआ होगा, वो आज की चीज़ों को देख के उन्हें तय करना है। तो ये वाक़ई में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको समझना चाहिए, हुँ। उसके बाद आप इस सवाल को रखें। भैया आपका इंटरनेट थोड़ा-सा ना मुझे लग रहा है इश्यू कर रहा है। आपकी जो क्वालिटी है पहले सही आ रही थी, अब हल्का-सा थोड़ा इश्यू कर रहा है। नहीं, आप जब बोल रहे थे ना वो शायद इतना कॉम्प्लेक्स था कि शायद इंटरनेट भी कह रहा है नहीं यार रुक जा, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे समझने में इसे, फिर मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ यहाँ तक। हाँ भैया, तो अब बात करते हैं बाबा कल्चर के ऊपर थोड़ा, क्योंकि आप हुँ, लिस्ट देखेंगे, मैं आपको टॉप 10 बाबा के चैनल दिखाता हूँ और फिर दिखाऊँगा आपको वर्ल्ड के टॉप 10 साइंस चैनल। और आप हुँ, फ़र्क देखेंगे कि आप सब्सक्राइबर बाबा की तरफ ज़्यादा देखेंगे। आप देखेंगे कि यार इनके सब्सक्राइबर जितने हैं, मतलब हुँ, आपको लगेगा यार ये मैं किस ऐज में रह रहा हूँ। ये कोई मैं आज से हज़ार साल पहले तो नहीं आ गया हूँ टाइम मशीन में। ये बाबा वगैरह को क्यों सुन रहे हैं? जबकि साइंटिस्ट वगैरह लोग खड़े हैं, ले भाई मैं तो डाटा भी दे रहा हूँ यार, मैं तेरे को एविडेंस भी दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी हुँ, बाबा कल्चर जो है वो ग्रो हो रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं इसके ऊपर हुँ, यूट्यूब हुँ, पे हुँ। जाके। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब क्या लोगों की अब ये जो लोग डमी होते चले जा रहे हैं, बेवकूफ़ ही बनते चले जा रहे हैं कि भाई नहीं यार बाबा ही हमें सॉल्यूशन देंगे हर चीज़ का। साइंस के पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, हमारे दुखों का कोई निवारण ही नहीं है। यही बाबा ही जैसे आपने देखा होगा वो एक बाबा है वो मन की बात जान लेते हैं या फ्यूचर बता देते हैं, हुँ, फ्यूचर देख सकते हैं। तो लोगों को लगता है हाँ यार, इनके पास ही वो चमत्कारी शक्ति है, साइंस कभी जान नहीं सकता ये जो ये करते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? लाइक हम बाबा की तरफ क्यों इतने यू नो सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि हाँ भाई बाबा आपके हाथ में ये ज़िंदगी अब आप ही सँभालो? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया के अंदर जो मैं देखता हूँ,
यहाँ पर हुँ, लोग बहुत अनसर्टेनिटी में जीते हैं। उनकी लाइफ़ में इतनी अनसर्टेनिटी है और इतनी कहें कॉम्पिटिशन और इतनी अस्थिर है लाइफ़ लोगों की, कि उन्हें नहीं पता कि भई कल क्या हो जाए उनके साथ। हुँ, आदमी ऐसे-तैसे करके किसी तरह से अपना लाइफ़ चला रहा है, एक बंदा कमाने वाला है, उसके पीछे 4 बैठकर खाने वाले हैं और किसी तरह से वो मतलब सोचो कि एक बिल्कुल जैसे एक वो होता है ना कि एक नट होता है जो कि एक पतली रस्सी पर चलता है, डंडे को पकड़ के, हुँ, हुँ, उसकी वो हुँ, हालत है। वो बेचारा जैसे-तैसे अपने जीवन की गाड़ी खींच रहा है और उसमें भी दिक्कतें हैं कि कोई बीमारी आ गई घर के अंदर तो उसका कैसे करे, उसका उसके पास कोई बैकअप नहीं है। तो ये इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ हैं और उसमें भी फिर क्या हो गया है कि अगर आप देखो कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो टियर 1 सिटीज़ हैं, उनके अंदर में जो लोग रह रहे हैं, उनकी एक अपने अलग तरह के चैलेंजेज़ हैं। वहाँ पर क्या है कि जैसे बाहर से कोई लाया आए आदमी आया, किसी तरह से अपना जॉब कर आके अपना कुछ सेटलमेंट बनाया, कोई भले किराए पे रह रहा है, एक गाड़ी ले ली पुरानी। अब वो देखता है अपने आस-पास के लोगों को, यार ये तो बड़ी लेविश लाइफ़ जी रहे हैं और मैं साला अपनी ज़िंदगी में ऐसे रगड़ रहा हूँ। तो उसकी एक अपनी अपनी मुसीबत है। वो सोच रहा है मैं कैसे करके मैं इस मकाम तक पहुँचूँ, वो अपनी मेहनत में लगा पड़ा है। और हुँ, हुँ, बड़े शहरों के भी अपने चैलेंज हैं क्योंकि यहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हुँ, देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग है इंडिया के अंदर, वो बड़ी मुसीबतों में, बड़ी मुश्किलों में घिरा हुआ है और उसका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई इसको सहारा देने वाला नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से उसे कुछ ऐसा होना नहीं है और उसमें जो ये जो वर्ग है, ये है ज़्यादातर जो लोअर मिडल क्लास है, जिनके पास मतलब वो ऐसे भी नहीं है कि किसी के आगे हाथ फैला सकें और वो ऐसे भी नहीं है कि उनके पास कोई सहारा भी नहीं है क्योंकि जो अ, मतलब ऐसे भी नहीं है कि वो मतलब किसी बिल्कुल एकदम कहें कि झोपड़पट्टी टाइप के माहौल में रह सकें। तो उनके सामने बड़े चैलेंजेज़ हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है नहीं कि भई गवर्नमेंट उनको कुछ हेल्थ का सपोर्ट दे दे, कुछ उनको और किसी तरह की सपोर्ट मिल जाए। तो अब ऐसे में वो जाए कहाँ? अब कुछ नहीं है तो आदमी फिर चमत्कार ढूँढता है, कि कुछ चमत्कार हो जाए, कोई बाबा मेरे को ऊपर कृपा कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें जो मेरी नैया पार लग जाए। अब ऐसे में ये बाबा आते हैं, वो बाबा कोई कह रहा है कि भई ऐसा कर लो और तुम्हारी लाइफ़ जो है सेट हो जाएगी। वो क्या करेगा वो? जाएगा वो हुँ, मरता ना क्या ना करता। अब वो हुँ, कितनी आप उसे रैशनैलिटी बताओ, कुछ भी बताओ, वो तो बेचारा मुसीबत में है ना। मुसीबत में जो आदमी फँसा हुआ है, उसे कोई आपकी रैशनैलिटी समझ में नहीं आने वाली। तो ये समस्या है इंडिया के साथ और मैंने तो ये चीज़ें बड़ी क्लोज़ली देखी हैं। इवन जो हुँ, ऐसे भी लोग हैं जो कि अमीर हैं, जिन्होंने अच्छा पैसा कमा लिया, उनको डर ये है कि ये जो किसी तरह से हमने ये सब इकट्ठा कर लिया है, ये कुछ ऐसा ना गायब हो हो जाए जाए। गड़बड़, ये सब चला जाए, गायब हो जाए। वो अपने डरे हुए हैं, वो उन्होंने अपने इसलिए गुरु बना रखे हैं कि गुरुजी की कृपा बनी रहे, गुरुजी का हाथ बना रहे, तो ये सब बना रहे। वो ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कोई पूजा कर दो, कोई अंगूठी पहना दो, तो हमारा भला हो जाए। ये समस्या चल रही है इंडिया की। ऊपर से मीडिया का भी काम नहीं है ना, मीडिया का काम ये होना चाहिए कि ऐसे लोगों का पर्दाफ़ाश करे और देखे, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करे और बताए देखो भाई बात ऐसी है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन वो भी घुस जाते हैं उनके साथ माइक लेके, हाँ। बाबा बताइए, पर्चा खोलिए बाबा, बताइए क्या लिखा है इसके अंदर, बता दीजिए इसकी कुंडली और चमत्कार भी छोटे-मोटे नहीं मतलब बड़े-बड़े नहीं कर रहा है, बंदा बस ये बता रहा है, भैया तेरा नाम ये, तेरे चाचा का नाम ये, तेरे फूफी का नाम ये है। कोई बड़ा कुछ नहीं कर रहा है कि भाई हाँ भाई तेरे लाइक तेरे कैंसर होने वाला है 5 साल में और हो भी जाए। लाइक कुछ ऐसा बताना बड़ा जो मेरे हाँ लाइफ से रिलेटेड हो। लेकिन बता भी क्या रहा है तेरे पापा का नाम क्या है, फूफा का नाम क्या है, जो कि मुझे पता है वो ट्रिक होती है उनकी वो तो ठीक है। पर फिर भी लोग इसमें फँस जाते हैं भोले-भाले लोग और अपना पैसा, अपना टाइम, कीमती टाइम बर्बाद कर बैठते हैं। भैया यूट्यूब के ऊपर आप कब से हैं वैसे अभी बताएँगे एक बार? कितने साल हो गए आपको? चैनल तो मैंने अपना स्टार्ट किया था 2019 में। मतलब लेकिन 5 साल हो उसको गए हैं। करने के बाद हाँ, उसको करने के बाद मैं फिर बैठ गया, मैंने कुछ करा नहीं। बना के 1-2 वीडियो डाली, फिर वो अब शुरू में होता ही है चैनल इतना एकदम से थोड़ी चल जाएगा। वो चला नहीं, फिर मैंने कहा यार इधर से तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, फिर मैं अपने दूसरे कामों में लग गया। फिर धीरे-धीरे करके फिर बीच में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगा तो फिर उस समय थोड़ा काम-वाम बंद हो गया, घर में बैठा रहा, दिमाग चला, क्या करा जाए? करने को यूट्यूब ही बचा, मैंने कहा चलो अब यूट्यूब ही करते हैं। फिर वहाँ से फिर करा, फिर थोड़ा रिस्पॉन्स आया तो थोड़ी हिम्मत बनी, तो इस तरह से फिर मतलब कहो कि दोबारा जो शुरू हुआ है वो जाके फिर 2021 में जाके ये फिर मैंने दोबारा से इसको पकड़ा। 2019 में केवल शुरू कर दिया था, 2-4 वीडियो पड़े हुए थे। फिर 2021 में आके फिर उसको दोबारा से शुरू भैया जो इंडिया में आपने देखा होगा 5 साल में आप अगर आप साइंस चैनल के अंदर हैं, बना रहे हैं, तो क्या इंडिया में यूट्यूब पे आप देखें, कोई अच्छे साइंस चैनल हैं? ऐसे साइंस चैनल जो रियल में रियल साइंस मतलब सिखा रहे हो लोगों को, एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हो, हिंदी लैंग्वेज के अंदर, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर वेस्ट में तो बहुत अच्छे-अच्छे साइंस चैनल हैं। पर क्या इंडिया में आपकी नज़र में कोई ऐसे चैनल हैं, जो साइंस रियली में प्रमोट कर रहे हैं, रैशनैलिटी को सही में प्रमोट कर रहे हैं?
एक चैनल है तो अब मेरे को नाम याद नहीं है, नाम मेरे को याद नहीं आता लेकिन अब ये है कि बंदे को शक्ल को देखता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि हाँ यार ये बंदा है, इसका चैनल है। अब नाम मेरे साइंसिस्ट को ग्रो? याद नहीं है। नहीं, नहीं वो साइंस का नहीं है, उनको तो रैशनैलिटी की तरफ मैं ज़्यादा रखूँगा। वो रैशनैलिटी है, वो मेरे जैसा चैनल है, वो रैशनैलिटी की बात ज़्यादा करते हैं। जो बिल्कुल जो प्योरली साइंस की बात करते हैं, मैं उनकी बता रहा हूँ। एक चैनल है इंग्लिश में कंटेंट बनाता है बंदा लेकिन अच्छा कंटेंट बनाता है। नाम याद आएगा तो बताऊँगा कभी। बाकी और जो है, जो जितने पॉपुलर चैनल्स हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं, लेकिन वो साइंस का हिसाब से कंटेंट नहीं। वो सद्गुरु? कंटेंट इंफोटेनमेंट में कैटेगरी में रख सकता हूँ। अरे! कहाँ बात करते हैं। मैं यार आपने सद्गुरु को भूल गया, मैं वही सोच रहा हूँ इधर सद्गुरु ने नाम क्यों नहीं ले रहे यार? क्या भाई यार सूडो साइंस प्रमोट करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है यार आपका नाम नहीं लोगे आप। तो मतलब साइंस चैनल वो देखा आपको वो कितना तो टाइम लग गया? कैप्टन ऑफ सूडो साइंस है वो तो। हाँ, लेकिन आपको देखो कितना टाइम लग गया ये बताने में भी कि साइंस चैनल कितने कम है कि हमारे ध्यान में आ नहीं रहा। ये हालत है यूट्यूब के ऊपर। वैसे सूडो साइंस के लिए तो कोई भी आ जाएगा। सूडो साइंस के लिए तो आप देखेंगे अगर आपने एक भी चैनल खोल लिया जिसमें आप सूडो साइंस प्रमोट करते हैं, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे 1 महीने में। आप हुँ, ये बाकायदा मैं देख रहा हूँ ट्रेंड वगैरह और कितने लोग हैं जिनको मैं भी मतलब उन पे वीडियोज़ बना चुका हूँ। कुछ ऐसे बंदे हैं, उनका तो काम ही यही है कि भाई सूडो साइंस की कोई एक चीज़ कोई क्लिप कोई डाटा पकड़ो, कोई एक रिसर्च पेपर पकड़ो जिसमें सूडो साइंस किसी बंदे ने प्रमोट किया हो। जैसे कि कौन कह रहा था कौन-सी वीडियो थी यार उसमें? कि जब डेड बॉडी होती है ना तो जब आप उसपे उसके कोई चोट लगी हो डेड बॉडी पे, तो उसपे जो आप मलहम भी लगाओगे या फिर कोई दवाई भी लगाओगे तो वो ठीक नहीं होती। क्यों नहीं ठीक होती? क्योंकि उसके अंदर जो वाइटल फ़ोर्स है ना, जो आत्मा है वो जा चुकी है। अब भाई इसको कैसे डिस्प्रूव करोगे आप? अनफॉल्सिफाइबल कैसे है? ये फॉल्स कैसे है भाई फॉल्सिफाइबल ये बताओ आप? और बंदे के मिलियन में व्यूज़ हैं अब, लाखों में सब्सक्राइबर लोग हैं। तो आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है। इसलिए आप जैसा साइंस चैनल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भैया। इसी कारण मैंने ये पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है कि अब सूडो साइंस को थोड़ा टैकल करना पड़ेगा और ऐसे लोगों को मैं अपने चैनल पे लेके आऊँ जो रियल में साइंस प्रमोट करें और लोगों को पता चले कि भैया देखो कंटेंट इसे भी कहते हैं। हालाँकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं अच्छा कंटेंट अभी बना पा रहा हूँ, मगर टाइम लगेगा और मैं अपने आप को बेटर करता चला जाऊँगा। नहीं, नहीं, आप हाँ बहुत भैया, अच्छा अब कर रहे हो। अभी म शुरुआत के हिसाब से आपका जो काम है मुझे अगर मैं क्योंकि मैं बड़ा क्रिटिक हूँ इस मामले में, मैं चीज़ों को ना बड़ी थोड़े में ही और मैं परख लेता हूँ कि तो मुझे अभी तक का जो आपका काम लगा, मुझे अच्छा लगा और मुझे लगता है आप लंबा जाओगे। कि आप जो ये वीडियोज़ वगैरह बनाते हो तो डर लगता है मतलब कि यार कल को कुछ दिक्कत हो जाएगी बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, ट्रोल पड़ रही है कभी, कुछ नहीं हुआ? नहीं, नहीं, मैं एक्चुअल में थोड़ा-सा मेरे को पता है कि क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ ऐसी है कि जो कि जिसके लिए कोई लीगल एक्शन हो आपके ऊपर हो सकता है। तो इतना मेरे को दिमाग में रहता है। तो मैं उतनी ही बात करता हूँ, मैं उससे फालतू बात ही नहीं करता। और यार मैं सोचा इतना पता है मैं कि वहाँ तक मतलब अपना मैसेज पहुँचाना कैसे है और किन सधे शब्दों में पहुँचाना है ताकि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ना हो। वो मैं चीज़ें दिमाग में रख कर ही काम बाकी मैं सो कोई हुँ, बोलो, कुछ बोलो। कमेंट्स में गालियाँ लिखे या कुछ भी करे उससे मेरे को फ़र्क मैं सोच रहा था कि आज कुछ कंट्रोवर्सी करवाऊँगा, भैया से ऐसी कुछ बात निकलवा दूँगा, उसको रील में चलाऊँगा बढ़िया फिर आएगा मज़ा। लेकिन यार हट प्लान फ़ेल हो गया। अब भैया थोड़ा वीगनिज़्म के ऊपर बात कर लेते हैं। आप वीगन तो नहीं हो ना? नहीं वीगन, हाँ, वेजिटेरियन। फिर ठीक है। क्योंकि मैं थोड़ा वीगन को ट्रोल कर देता तो आप कहीं मैं नहीं कर रहा पॉडकास्ट, तू जा यहाँ से। कैसे बोल दिया तूने वीगनिज़्म के ऊपर? नहीं भैया ये लेकिन बताओ वीगन मैं सब रहा हूँ। वीगन मैं अ 2 साल रहा हूँ बट उसके बाद फिर मुझे कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ तो फिर उसके बाद मैं वेजिटेरियन हो गया। तब तो मज़ा आएगा क्योंकि इसका आंसर मुझे और अच्छा मिलेगा, फिर एक्सपीरियंस भी कर रखा है आपने तो। अब क्या लगता है वीगनिज़्म लाइफ़स्टाइल जो होती है वीगनिज़्म की, वो सस्टेनेबल है मतलब इंडिया के अंदर ख़ास करके जहाँ मोस्टली लोग जो हैं वो लोअर मिडल क्लास से हैं। क्योंकि आप हुँ, देखते हो बंदा दूध नहीं पी सकता गाय-भैंस का, उसको आलमंड मिल्क चाहिए, पता नहीं कौन-कौन से मिल्क होते हैं, हुँ। वो चाहिए, वो पता नहीं कितने रुपए के आते होंगे। विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे उसको, सालों भर, ज़िंदगी भर। तो ये लाइफ़स्टाइल जो है, ये क्या सस्टेनेबल है या फिर अफ़ोर्ड कर सकते हैं लोग इसको? इंडिया के अंदर तो नहीं है देखो। इंडिया के अंदर सच बताऊँ तो अ, जो लोगों की कंडीशन है इस समय आप देखो मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस कंडीशन में हैं कि वो इतना खर्चा कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने अपनी डाइट के ऊपर। बहुत कम लोग हैं। अब उस जगह पर आप ये प्रमोट करो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि चलो आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो करो, लेकिन समझ लो पहले। ऐसे अंधे की तरह मत दौड़ो। जैसे मैंने गलती की ना वो मेरी वाली गलती मत दोहराओ। होता क्या है लोगों को पता नहीं होता। मेरे अंदर भी ये मिसकॉन्सेप्शन था कि भई एनर्जी तो लेनी है, फूड ही तो लेना है।
तो हम क्या करते हैं, हम जो वेज सोर्स से ले लेते हैं, क्या हो गया? हमारा बराबर हो जाएगा मामला। मामला इतना सिंपल नहीं है। एक्चुअल में जो आप वेजिटेरियन सोर्स से, जो प्लांट सोर्स से यदि आप डाइट ले रहे हो, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको होने वाली है। ये आप समझ लो, और इसमें इसको एक्सेप्ट, मतलब ये इसको आप सोचो कुछ भी करके आप रिजेक्ट कर दो, नहीं कर सकते रिजेक्ट, क्योंकि जो साइंस जो है वो आपके फ़ेवर में नहीं है। ये इस चीज़ को समझ लो। अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपको, प्रोटीन की दिक्कत आएगी आपकी। अगर आप एक्सरसाइज़ वगैरह करते हो, तब तो डेफ़िनिटली आपको प्रोटीन की जो ज़रूरी प्रोटीन की मात्रा है वो आपकी पूरी होने वाली नहीं। आप कोई भी कुछ भी कहे कि मटर खा लो या इस वो वाला प्रोटीन खा लो, क्यों, सोया खा क्यों? लो। उ क्यों भैया? उसकी वजह ये है कि जो पल्सेस हैं, कहते हैं कि जो दाल खा लो, दाल में प्रोटीन है। 100 ग्राम दाल में बताते हैं पता नहीं कितना, 21-22 ग्राम प्रोटीन है, कुछ इतना 26, पता नहीं कुछ 26 बताते हैं, इतना है। लेकिन 100 ग्राम दाल को ज़रा बना के देखना कितनी दाल बनती है वो। खा लोगे क्या भगोना भर के दाल? तो और फिर आपको, आपका जितना वज़न है, मान लो आपको 80 केजी वज़न है। अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो 80 ग्राम प्रोटीन को पूरा करने के लिए कितनी दाल पियोगे? पूरे दिन दाल ही पीते रहोगे। और फिर उसमें भी दिक्कत ये है कि दाल के अंदर पूरी अमीनो एसिड नहीं मिलते। आपको फिर डिफरेंट सोर्सेज़, आप दाल भी खाओगे, अलग-अलग तरह की दाल खाओगे, दाल के साथ चावल खाओगे और डिफरेंट सोर्सेज़ आप शामिल शामिल करोगे, तब जाके आपके पूरे अमीनो एसिड पूरे होंगे। और अब उसमें आप एक्सरसाइज़ करने लगे, अब 80 की बजाय वो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो हो गई 160। अब कैसे पूरा करोगे? तो वो पूरी नहीं होती। दूसरी जो कमी आती है वो है बी12। बी12 जो है वो, तो मैं बताऊँ, इंडिया के अंदर रिसर्च पेपर्स भी हैं, एक पैंडेमिक का रूप ले चुकी है बी12 और विटामिन डी। ये दोनों एक तरह से पैंडेमिक है और लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं यार हमें तो क्या है, हम तो ठीक हैं। बहुत सारे वीगन भी आपको कैसे मिल जाएँगे कि मैं जो है 2 साल से वीगन हूँ, कि मैं 5 साल से वीगन हूँ और मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। यार जो कमी है तुम्हारे अंदर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे में खोखला कर रही है। अगर बी12 की कमी रहेगी, तुम्हारे जो नर्व्स हैं वो धीरे-धीरे, धीरे डैमेज हो रहे हैं। वो अभी परेशान नहीं करेंगे, तुम्हें बुढ़ापे में जाके परेशान करेंगे। विटामिन डी की कमी है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं विटामिन डी की वज़ह से और कैल्शियम की कमी की वज़ह से शरीर के अंदर, जो कि डेवलप होती हैं, एकदम नहीं पता चलेंगी आपको। और फिर उसमें भी है कि शरीर-शरीर का फ़र्क होता है। कोई शरीर, हर शरीर अपने आप में अलग। कोई शरीर है जो कि उन कम न्यूट्रिएंट्स के साथ काम चला ले जाएगा। कोई शरीर होगा नहीं चला ले जा पाएगा। अब जैसे मेरा है, 2 साल वीगन रहा, 2 साल में भूल गया शरीर मेरा। तो हर शरीर अपने आप में अलग है। अब हर चीज़ आप एक किसी पे नहीं थोप सकते। हाँ, आपको लगता है आपके अंदर इतनी, आपके पास इतना पैसा है, आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, करो भई। आप पियो सोया मिल्क, आलमंड मिल्क पियो, लेकिन ध्यान से कम 6 महीने में एक बार अपना हेल्थ चेकअप करा लो, देख लो कि जितने भी आपके जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। और कुछ कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स लेके पूरा करो। तो कर सकते हो तो करो, लेकिन इंडिया की हालत देखो आप। यहाँ पर जो आदमी है उसको किसी तरह से न्यूट्रिशन पूरे करने मुश्किल पड़ रहे हैं। लोग, एक ये भी रिसर्च आप अगर सर्च करोगे मिल जाएगी कि जो प्रोटीन इंटेक है हमारा बहुत कम है। हमारी जो इंडियन, जो हमारी फूड हैबिट्स हैं वही इस तरह की हैं कि हमारे प्रोटीन है नहीं हमारी डाइट के अंदर। हम ज़्यादातर कार्ब्स ही कार्ब्स खाते रहते हैं। और जो बेचारा गरीब आदमी है वो मेहनत भी कर रहा है, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसकी उसकी कैसे पूरा करोगे? कहाँ से वीगन डाइट खिला दोगे उसको? ये सारे चैलेंजेज़ हैं जिनको मुझे लगता है कि समझना चाहिए। ये उन कंट्रीज़ के लिए ठीक है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनको, जो कि बिल्कुल एक्सेस की तरफ जा रहे हैं, जो कि कहें कि मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं। वहाँ ये कॉन्सेप्ट ठीक है। वो लोग इसको अपनाएँ और वो लोग अपना भी रहे हैं और काम भी हो रहा है उधर। वो ठीक है, उधर उधर के लिए ठीक है। अभी इंडिया की तरफ मुझे लगता है कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चक्कर ये है कि यहाँ पर लोग, बहुत ज़्यादा लोगों की परसेंटेज ऐसी है जो कि वेजिटेरियन है। और जो वेजिटेरियन है उसको वीगन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेगा ठीक है, अंडा दूध छोड़ना छोड़ दूँगा मैं। और ये छोड़ने के बाद उसको बड़ा प्राइड फ़ील आती है कि यार मैं तो कुछ बहुत महान काम कर रहा हूँ। अब वो फिर बन जाता है मिलिटेंट वीगन। अब वो दूसरों को कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के भई तू भी वीगन बन। ये दिक्कत है हमारे साथ। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। ये चीज़ें समझकर, और किसी की क्षमता है तो वो बन जाए वीगन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी नहीं है और बहुत सारे और लोगों की क्षमता नहीं है, तो वो नहीं बन पा रहे। होगी हमारी तो हम भी बन जाएँगे। बिल्कुल, मैंने पढ़ा भी था कि प्रेग्नेंट जब औरतें होती हैं, तो उनकी विटामिन बी12 की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 3 गुना बढ़ जाती है। तो उसको भी पूरा करने के लिए उसको और सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे उस वक़्त अगर वो वीगन होगी तो उसको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा कैप्सूल्स खाने पड़ेंगे, ज़िंदगी भर खाने पड़ेंगे। लेकिन एक मैंने वीडियो देखी थी उसमें एक बंदा कह रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये इडली डोसा ये जो होता है, पोहा वोहा होता है, ये क्या है वीगन फूड ही तो है, खा लो इसको।
लेकिन वही बात आ जाती है न्यूट्रिशन वाली और वो कन्वर्जन रेट वाली कि कितना कन्वर्ट हो रहा है आपका जो आप खा हुँ, रहे हैं वो कितना एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। उसकी भी एक तरीका होता है उसको बिल्कुल। मापने का एक स्केल होता है कोई, वो बताते हैं लेकिन ये इसको भी खारिज कर देते हैं। फिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि आपने छोड़ दिया ये? मेरी बोन्स में पेन रहने लगा। मैं एक्सरसाइज़ करता था, तो एक्सरसाइज़ कर रहा हूँ तो कई महीने हो गए एक्सरसाइज़ करते हुए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अच्छा मुझे ये उस समय ये और था कि ये जो डब्बे-वब्बे वाला प्रोटीन है, ये इसको खा लेंगे तो जो है ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ये भी मिसकॉन्सेप्शन था मेरे, तो मैं प्रोटीन वगैरह भी अलग से कुछ नहीं लेता था, मैं सिर्फ़ वही घर का खाना खा रहा था, वीगन हुँ, डाइट ले हुँ, रहा था। हुँ। तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद में मेरे को हाथों-पैरों की उँगलियों में झनझनी सी रहने लगी। पैरों की उँगलियों में सनसनाहट सी रहने लगी। यार ये क्या चक्कर है? डॉक्टर को दिखाया, फिर उसने हेल्थ चेकअप हुए, पता चला कि आपका तो कैल्शियम बहुत डाउन है, आपका विटामिन डी डाउन है, आपका बी12। तब मेरे को समझ में आया कि ये गड़बड़ क्या है। और मैं भी उस समय इस भ्रम में था कि और अच्छा मैं बड़ा सोचता था मैं बड़ा हेल्दी डाइट खा रहा हूँ, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, मैं वेजिटेबल्स खा रहा हूँ। मुझे लगता था कि मेरी जो सारी चीज़ें मेरी तो पूरी हैं, मैं तो बड़ी हेल्दी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ। लेकिन पता चला कि ये भ्रम है। ऐसा हम भ्रम पाल लेते हैं कि हम बड़े फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हमारी ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है। असल में देखा जाए तो हम लोग जो हैं वो ओमनिवोर्स हैं। जो ह्यूमन्स हैं बेसिकली ओमनिवोर्स हैं, उनको एनिमल सोर्स से भी चाहिए न्यूट्रिशन और उसको प्लांट सोर्स से भी चाहिए। दोनों सोर्स मिला के ही हमारी न्यूट्रिशन पूरी होती है। इस तरह का हमारा शरीर इस तरह का बना हुआ है। ये दिक्कत है। हुँ। लेकिन भैया आपको प्रॉब्लम नहीं होती होगी डाइजेशन में क्योंकि इतना प्लांट बेस्ड फूड खाओ जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, तो ब्लोटिंग नहीं होती थी कभी डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती थी आपको? हाँ, पता नहीं अब इतना पुराना मेरे को याद भी नहीं है कि मेबी शायद हाँ, हुई भी हो, क्या कह सकते हाँ, हैं। और ये क्योंकि चीज़ तो है ही कि प्लांट सोर्स के साथ में कि वो ईज़ी टू डाइजेस्ट नहीं होता। उसको अगर आप ख़ास तौर पे कच्चा खा रहे हो, अगर आप सैलेड वग़ैरह बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वो इतना ईज़ी टू डाइजेस्ट नहीं होता है वो, उसको टाइम लगता है और वो वाक़ई में ब्लोटिंग करता ही है अगर आप ज़्यादा खाओ। ओके, वैसे कब छोड़ा था आपने वैसे कितने साल हो गए आपको? आई थिंक ये 2015 के आस-पास की बात है। और उसके बाद जब आपने छोड़ा और वापस जब आपने कंटिन्यू करी अपनी नॉर्मल डाइट, फिर ये ठीक हो गया आपका प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम होता था? हाँ, उसके बाद से तो मैंने जो है ये मतलब कर रखा है कि साल में 1 बार तो मेरे को हेल्थ चेकअप करानी है। उसमें कई बार कुछ कमी-वमी आती है और बीच में मैं सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले ही लेता हूँ। और बाकी देखो वो है ना कि कोई बचपन से मीट वगैरह खाया नहीं है, उस तरफ तो ख़ैर नहीं जा सकता, वेजिटेरियन ही रहा हूँ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा वही है कि भई दूध, पनीर, कभी-कभार एग्स वगैरह भी बस इसमें अपना काम। तो उसमें कभी-कभार कुछ कमी लगती है तो ज़्यादातर कभी-कभार बी12 ही थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है, बाकी तो चीज़ें ओके। भैया कोई 3 बुक रिकमेंड कर सकते हो मेरी ऑडियंस को जो अच्छी रहेगी इनके लिए जिससे वो अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा पाएँ? ठीक है। एक तो मैं ये करता हूँ कि अगर एवोल्यूशन को समझना है, तो ये रिचर्ड ओह डॉकिंस की है वाओ! द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ये मेरे ख्याल से मस्ट रीड है। अगर आप एवोल्यूशन के बारे में आपकी क्यूरियोसिटी है, तो ये आपको बहुत सारे जवाब बहुत अच्छे से बहुत ईज़िली में देती है। एक ये बुक है, अगर फिलॉसफी में आपको इंटरेस्ट है और साथ में साइंस में भी इंटरेस्ट है, तो ये जो बड़े जो सवाल हैं हमारे सामने, उनका ये बहुत अच्छा जवाब देती है। इसका टाइटल है द बिग पिक्चर ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, मीनिंग एंड द यूनिवर्स इटसेल्फ। ये सीन कैरोल की बुक है। ये भी बहुत अच्छी रीड है। एक बुक और आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, मेरे यहाँ पर नहीं है, वो अंदर रूम में रखी हुई है। हुँ, हुँ। वो है ह्यूमन काइंड। ओके, वो हाँ, वो बुक भी मैं कहूँगा कि वो साइंस से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। उसको आप पढ़ें, तो जैसे कई बार हम ये सोचते हैं ना कि हम जो मानव जाति है, वो पतन की तरफ जा रही है, हम बहुत सेल्फिश लोग हैं। तो ये एक जो मेंटल ब्लॉक हमारा बना हुआ है, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर ये जो जितना भी कानून हट जाए या अफ़रा-तफ़री फैल जाए, तो हम जो है एक-दूसरे को मार के खा जाएँगे। इतने क्रूर लोग। ये जो चीज़ है, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है और ये मेरे अंदर भी मुझे लगता था कि शायद ये जो कानून की वजह से ही ये सारी चीज़ें ठीक ठीक दिशा में चल रही हैं। हुँ, ये इस चीज़ को आपको सॉल्व करती है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि मोरालिटी का सवाल उठाते हैं कि भई मोरालिटी कहाँ से लाओगे अगर रिलिजन को हटा दोगे? और अगर आप ये कानून-वानून हट जाएगा, कभी ऐसा हुआ कि कुछ अफ़रा-तफ़री फैल गई, कानून हट गया, तो फिर तो रिलिजन ही है जो कि मोरालिटी का सोर्स है। ये उस सवाल का बहुत अच्छा जवाब देता है। तो जिनके दिमाग में इस तरह की क्वेरी है, वो इस किताब को पढ़ें, तो बहुत समझ में आएगा कि ये जो हम हमारी ह्यूमन सोसाइटी है, वो काम कैसे करती है और क्यों हम यहाँ तक पहुँचे, जो होमो सेपियंस हैं,
वो क्यों पहुँचे यहाँ तक और बाकी जो अदर जो प्रजातियाँ थी, मानव प्रजातियाँ वो नहीं, ओके। तो ह्यूमन काइंड नाम था बुक का। ह्यूमन काइंड। ऑडियंस से कुछ कहना चाहोगे मेरी? कुछ ऐसी बात जो ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहोगे? ऑडियंस को मैं यही मैसेज दूँगा कि भई अ, अभी हमने जहाँ से बात शुरू की थी मैं वहीं से करता हूँ कि आप अगर किसी को सुनते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं या आप किसी आचार्य को सुन रहे हैं, तो दोनों को सुनो, अपनी बुद्धि लगाओ। आपके पास एक बुद्धि है, एक ब्रेन आपको दिया गया है और वो ब्रेन वाक़ई में उसकी बहुत क्षमता है अगर आप उसका इस्तेमाल करो। तो दोनों को सुनो, दोनों की आर्गुमेंट सुनो, दोनों ने क्या-क्या बोला है उसको सुनो, उसके बाद आप कोई माइंड मेकअप करो। ये नहीं कि आप चूँकि किसी को आप सही मानते हो, आपने किसी आपकी आपको उनकी बहुत सारी बातें ठीक लगी होंगी या आपको लगा हो कि वो अच्छे इंसान हैं, तो आपने ये एक कन्क्लूज़न निकाल लिया कि भई अ, वो जो हैं, वो उनकी सारी ही बातें सही हैं। ये कन्क्लूज़न नहीं निकालना चाहिए। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मेरी भी हो सकता है कि सारी बातें सही ना हो, मेरी भी हो सकता है कुछ सही हो, कुछ गलत। तो यहाँ पर अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उनको भी सुनो, मेरे को भी सुनो और भी जो लोग हैं उनको सुनो और उसके बाद देखो कि कौन क्या बात सही कह रहा है। जहाँ से जो अच्छा मिले उठा लो। तो हुँ, ये आप करोगे तो इसमें क्या होगा आपकी भी समझ में वृद्धि होगी। बजाए कि आप इमोशंस में आके कुछ भी लंबे-लंबे कमेंट कर जाओ, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? आपको कुछ तो मिला नहीं। आपने इमोशन में लंबा कमेंट चेप दिया। इसके बजाय तो अच्छा ये होता कि आप वास्तव में विश्लेषण करते कि यार इसने ये बात बोली है, कितनी करेक्ट है इसकी बात? चलो मैं चेक करता हूँ। उससे क्या होगा आप जो कमेंट करोगे आपकी कमेंट की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। आप तब फिर स्पेसिफिक बता पाओगे कि यार भैया आपने यहाँ पर ये बात ये गलत बोली है और इस तरह से गलत बोली है देखो, मेरे पास ये प्रूफ है इस चीज़ तब मज़ा आएगा, कमेंट पढ़ने का भी मज़ा आएगा मेरे को। मैं तो ऐसे जो लोग कमेंट करते हैं ना, मेरे को मज़ा आता है कि हाँ यार, इस बंदे ने दिमाग लगाया है और ब्रेनलेसली आप कमेंट करे जाओ कि आपको कुछ नहीं पता, आपने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, फ़ायदा नहीं है। हुँ, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो। ओके। भैया बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। ये 1 घंटा कैसे बीत गया मुझे पता तक नहीं चला और फ्यूचर के अंदर भी आपको ऐसे ही बुलाता रहूँगा और विमो भाई वगैरह हो गए, कभी साथ में बैठ के एक पूरा ग्रुप्ड एक हाँ, कन्वर्सेशन हाँ, करेंगे बिल्कुल। बढ़िया-बढ़िया टॉपिक्स के ऊपर। तो बहुत-बहुत शुक्रिया भैया आने के लिए और अपना वक़्त देने के लिए। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपके पास आकर। और अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा और बिल्कुल डेफ़िनिटली आगे भी जो है जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल भैया, अब ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा और आप जाके अपनी संडे एन्जॉय करिए। मैं आपका संडे खराब कर दिया उसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। नहीं, ठीक है? नहीं। हो सकता है मूवी प्लान हो आपका यार, आपने गालियाँ दी हो। नहीं, नहीं ऐसा संडे को ही क्यों करना था इसको? नहीं। इसको तो मैं बताऊँगा। तो भैया चलिए ध्यान रखिए अपना, ठीक है? बाय। ठीक है। ओके, बाय।